हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। लॉकडाउन में घर पे रहना है तो खूब अच्छे होंगे। एमडी क्लासेज में स्वागत है। आई एम मदन मुक्ता और आज का हमारा टॉपिक है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर इन इंडिया। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। इंडिया had established trade relations with foreign countries much before the modern period began. This trade was carried through the old Silk Route, which passed through the countries of Central Asia. तो देखिए, ऐसा नहीं है कि जो हमारा ब्रिटेन के साथ ट्रेड रिलेशन था वो आज के मॉडर्न टाइम में हुआ। ये काफ़ी पहले से भी होता था। कहाँ से होता था? सिल्क रूट के थ्रू होता था। ठीक है, और ये सेंट्रल एशिया के पार्ट से होते जाता था। कब ये स्टॉप हुआ, इसको देख लेते हैं। व्हेन द तुर्क्स कॉन्क्योर्ड द टेरिटरी दे क्लोज्ड दिस रूट फॉर द यूरोपियंस। तो तुर्कीज ने जैसे भारत के एरियाज पे थोड़ा बहुत भी एक्वायर किया, उन्होंने क्या किया, इस रास्ते को बंद कर दिया। किसके लिए? यूरोपियंस के लिए, कि अब यूरोपियंस भारत आ नहीं पाएंगे और उनके साथ व्यापार होगा नहीं। तो मीन्स जो टोटल बेनिफिट है वो किसको मिलेगा? तुर्कीज को मिलेगा, क्योंकि वो भारत धीरे आधिपत्य कर रहे थे। The Europeans were looking for an alternate route to reach India. When Vasco da Gama discovered the sea route to India in 1498, many European nations formed companies to establish trade with India. तो देखिए, तुर्की ने क्या किया है, जो रास्ता था भारत के साथ ट्रेड का उसको बंद कर दिया। अब जो यूरोपियंस लोग थे वो भारत के लिए एक नए रास्ते की खोज कर रहे थे, और ये नया रास्ता किसने खोजा? वास्को डी गामा ने खोजा। कब खोजा? 1498 में। और रास्ता मिलते ही बहुत सारे यूरोपियन नेशंस ने क्या किया, अपने अलग अलग कंपनी को भारत में ट्रेड के लिए इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। मैर्केनिज्म देखते हैं क्या होता है। द पॉलिसी फॉलोड बाई डिफरेंट यूरोपियंस पावर्स टू ट्रेड with India and exchange their goods with Indian goods and thereby make immense profit is called mercantilism। क्या है? ऐसी नीति जिसमें क्या किया जाता था, अलग अलग यूरोपियन पावर्स थे, मोस्टली देखा जाए तो ब्रिटिशर्स थे और फ्रेंच थे, इसके अलावा भी पुर्तगीज कहीं कहीं देखे जाते हैं। तो जो पॉलिसी वो फॉलो करते थे भारत से ट्रेड करने के लिए, अपने गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए, और इसके रिस्पेक्ट में उनको क्या मिलता था? बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता था। इसी पॉलिसी को हम मैर्केनिज्म बोलते हैं। द यूरोपियंस ट्रेडिंग कंपनीज यूज्ड टू बाई गुड्स एट वेरी चीप रेट्स एंड सेल देम इन यूरोप एट वेरी हाई प्राइस, thus making huge profit. The factories grew into small towns and trade was carried over in these factories. अब क्या होता था, यूरोपियन सस्ते दामों पे भारत के यहाँ से कच्चे मालों को खरीदते थे और उससे वो नया आउटपुट बनाते थे, और उसको वो काफ़ी ऊंचे दामों पे यूरोपियंस मार्केट में बेच देते थे, और इससे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था। साथ में जो फैक्ट्रीज थी वो छोटे छोटे शहरों में लगाई जाती थी, और इस तरीके से वहाँ पे धीरे धीरे करके फिर कंपनियाँ ग्रो कर जाती थी। चलिए, तो सबसे पहले कौन आया? ब्रिटिशर्स की, जैसे हमने बात किया। तो ब्रिटिशर जिसके अंडर में आए, जब वो स्टार्टिंग करने आए तो पहली कंपनी थी द ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका इन्होंने नाम रखा। देखते हैं। द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फाउंडेड बाई a group of English merchants who received the grant from Queen Elizabeth in 1600। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या थी? एक ग्रुप थी। किसकी? इंग्लिश मर्चेंट की, अंग्रेज व्यापारियों के एक ग्रुप थी, जो इन्होंने क्या करते थे, कुछ ग्रांट पाया हुआ था। कहाँ से? क्वीन एलिजाबेथ से। कब? 16 सेंचुरी के टाइम। वहाँ की जो क्वीन थी एलिजाबेथ, उन्होंने इनको ग्रांट किया कि हाँ भाई, आप जाइए भारत में अपने कंपनी को स्थापित कीजिए, वहाँ पे आप ट्रेड कीजिए और वहाँ का बेनिफिट लाइए। हर एक कंट्री चाहता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो बेनिफिट अर्न करें, तो उसी तरह ब्रिटेन ने भी ये फॉलो किया। द मेन आइडिया वाज टू कैरी आउट ट्रेड इन ईस्ट। और इसके पीछे जो मेन आइडिया क्या था उनका, कि जो उनका ट्रेड है वो अदर जगहों पे तो चल रहा था, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में तो चल रहा था। अब वो क्या चाहते थे? ईस्ट में भी अपने ट्रेड को बढ़ावा देना चाहते थे, क्योंकि तुर्कीज ने जैसे ही भारत के एरिया को एक्वायर कर लिया था
तो वहाँ से भारत के तरफ या फिर ईस्ट की तरफ उनका जो ट्रेड था, व्यापार था, वो पूरी तरह से बंद हो गया था। और 1498 में वास्को डी गामा में ये रास्ता खोज के इनको एक नया मौका दे दिया। द मेन आइडिया इन 1612 द फर्स्ट फैक्ट्री वाज सेट अप इन सूरत इन इंडिया। ये कई बार क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पूछा जाता है कि पहली फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कहाँ लगाई गई थी, तो आप याद कर लो। और कब लगाई गई थी? 1612 में फर्स्ट फैक्ट्री वाज सेट अप इन सूरत इन इंडिया। तो सूरत में पहली कंपनी लगी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। देयरफॉर अदर फैक्ट्रीज वर सेट अप इन मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता। और धीरे धीरे जैसे उन्होंने देखा कि प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है और अपने बिजनेस को उन्होंने बढ़ाया और नई नई फैक्ट्रीज को कहाँ पे? मद्रास में, बॉम्बे में, फिर कलकत्ता में उन्होंने स्थापना उसकी की। इन 1693 द ब्रिटिश वर ग्रांटेड लीज ऑफ मद्रास बाय ए लोकल रूलर। और क्या हुआ 1693 में, एक 1639 में क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने, जो वहाँ के लोकल गवर्नर्स थे, उन्होंने क्या किया, मद्रास को किराए पे ले लिया। दिस लीज गेव देम द राइट टू बिल्ड फोर्ट्स, टू एडमिनिस्टर इट एंड टू इशू देयर ओन करेंसी। अब मद्रास उन्होंने किराए पे ले लिया था, अब वहाँ पे उनको अधिकार मिल गया कि वहाँ पे वो किले बना सकते हैं, प्रशासन वहाँ पे चलाने के लिए, सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने किले बनाए। और बाद में यही भारत के लिए बहुत बुरा साबित हुआ। अब वहाँ पे वो जो फोर्ट बने हुए थे, वहाँ से वो क्या करते थे, पूरी तरह से कंट्रोल करने लगे। धीरे धीरे करके भारत के अन्य राज्यों को भी उन्होंने जीत लिया और रिजल्ट के रूप में हमने जानते हैं कि भारत उनका गुलाम बन गया। ठीक है, तो उनको राइट मिल गया फोर्ट्स बनाने का। उन्होंने अपनी वहाँ पे करेंसी भी इशू कर दी इन रिटर्न। और इसके बदले में मद्रास के जो लोकल गवर्नर थे उसको क्या मिला, द ब्रिटिशर्स पेड द लोकल रूरल हाफ ऑफ द कस्टम रेवेन्यू। और इसके बदले में जो कस्टम रेवेन्यू था उसका हाफ पार्ट वो क्या करते थे, लोकल रूरल को पे कर देते थे। और यहाँ पे एक पिक्चर है एलिजाबेथ की, उसको आप देख सकते हैं। अब चलिए, ब्रिटिश की बात हो गई, अब हम फ्रेंच कंपनी की बात करते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि जो यूरोपियन ट्रेड था उसमें ब्रिटिशर्स के बाद फ्रेंच का ही नंबर आता है। द फ्रेंच केम टू इंडिया मच लेटर। बाय द टाइम द फ्रेंच एंटर्ड इंडिया द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड इस्टेब्लिश्ड इटसेल्फ फर्मली। और ब्रिटिशर्स के आने के काफ़ी टाइम बाद फ्रेंच भारत में आए थे। और जब फ्रेंच भारत में एंटर किए तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी पे भारत पे अच्छी तरीके से पकड़ बना ली थी। इन 1664 द फ्रेंच सेटअप देयर ट्रेडिंग सेंटर्स इन इंडिया। 1664 में जो फ्रांस के लोग थे, फ्रेंच गवर्नमेंट थी, उसने भारत में अपने ट्रेडिंग सेंटर बनाए। द फ्रेंच हैड देयर हेडक्वार्टर्स एट पौंडीचेरी। और फ्रेंच का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे था, पौंडीचेरी में था। अदर फैक्ट्रीज वर सेट अप इन माहे, चंदेरगढ़, यनम एंड करेकल। और इसके अलावा जो इनके अदर फैक्ट्रीज थे वहाँ माहे में थे, चंदेरगढ़ में थे, यनम में थे और करेकल में थे। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज कंट्रोल्ड बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट एंड इट हैड टू डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट फॉर इट्स फाइनेंशियल सपोर्ट। तो हमने देखा जैसे जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे, एलिजाबेथ के ऊपर डिपेंड थे वहाँ की गवर्नमेंट पे, उसी तरह जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भी फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाती थी और ये टोटली अपने गवर्नमेंट पे फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए डिपेंड करते थे। सिंस द इंग्लिश हैड फ्रेंच एंड फ्रेंच केम टू इंडिया with a common cause, there was a clash between the two big nations and their companies India, which was resulted in kinetic wars। और हम देखते हैं कि जो अंग्रेज और फ्रेंच दोनों लोग का जो भारत आने का रीजन था वो बिल्कुल सेम था। क्या करना था, ट्रेड करना था। इसलिए दोनों लोग में क्या हुआ, टकराव पैदा हुआ, दोनों लोग एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए। और इसका रिजल्ट क्या निकला, दो बड़े राष्ट्रों के बीच में एक बढ़िया से युद्ध हुआ जिसे हम कर्नाटका के युद्ध के नाम से जानते हैं। द राइवलरी बिटवीन द फ्रेंच एंड ब्रिटिश लास्टेड फॉर 25 ईयर्स अंटिल द ब्रिटिश इस्टेब्लिश्ड देयर सुप्रीमेसी। और ये जो युद्ध थी, जो राइवलरी थी, प्रतिस्पर्धा थी उन दोनों लोगों के बीच में, फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में, 25 सालों तक चलेंगी जब तक ब्रिटिशर्स ने अपनी सुप्रीमेसी फ्रेंच के ऊपर सपोर्ट उनको ना कर दी।
चलिए, अगर वीडियो अच्छी लग रहे हो, समझ में आ रहा हो, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए, काइनेटिक वॉर्स क्या थे, क्यों इसको काइनेटिक वॉर्स कहते हैं? तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो इन लोग के बीच का मेन एरिया था, जो वॉर का मेन एरिया था, वो कर्नाटका का मेन एरिया आता था, इसलिए हम इसको कर्नाटका का वॉर कहते हैं। द वॉर्स फॉट बिटवीन द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश फॉर कंट्रोल ओवर द कोस्टल स्ट्रिप्स वर कॉल्ड काइनेटिक वॉर्स। और जो वॉर हुआ ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में कोस्टल स्ट्रिप को एक्वायर करने के लिए, इसे हम कर्नाटका वॉर्स के नाम से जानते हैं। दीज वॉर्स वर फाउट बिटवीन 1744 एंड 1763। और ये जो काइनेटिक वॉर्स है आपका 1744 से लेकर 1763 तक चला। आज की वीडियो का एक क्वेश्चन आपको बताना भूल गया, तो क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर देना चाहिए। हाँ, हु वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ ब्रिटिश इंडिया? इसका आंसर आपको देना। अगर आंसर मालूम हो तो ज़रूर दीजिए। द फर्स्ट काइनेटिक वॉर्स, तो उनके बीच में 3 काइनेटिक वॉर्स हुए थे, कर्नाटका के 3 वॉर्स हुए थे, उसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट काइनेटिक वॉर कब तक चला? 1744 से लेकर 1748 तक। तो फ्रेंच फोर्सेज वर लेड बाय डुप्लेक्स हु रिटेल्ड बाय ऑक्युपाइंग चेन्नई इन 1746। चेन्नई was under control of Anwaruddin, the Nawab of Karnataka. The British appealed to Anwaruddin for help and sent an army to fight against the French. तो जो फ्रेंच फोर्स थी वो किसके द्वारा? जनरल डुप्लेक्स के द्वारा लीड की जा रही थी, और जनरल डुप्लेक्स ने चेन्नई में हमला करके एक बहुत वहाँ पे उस चेन्नई को ऑक्युपाई कर लिया, उसको अपने अंडर में ले लिया। कब ले लिया? 1746 में। और चेन्नई अब तक किसके कंट्रोल में था? वहाँ के अनवरुद्दीन जो कर्नाटका के नवाब थे उनके अंडर में आता था। और ब्रिटिशर्स ने इनका फ़ायदा उठाया, उन्होंने अनवरुद्दीन का साथ दिया, उन्होंने ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी को भेज दिया किसके अगेंस्ट? फ्रेंच के अगेंस्ट के लिए, ताकि फ्रेंच और कमज़ोर हो जाए और ब्रिटिशर्स अपने बिजनेस को और बढ़ा सके। इसका रिजल्ट क्या हुआ? द इंडियन आर्मी वॉज बैडली डिफीटेड by the well-trained French army in 1748. The war came to an end and Chennai was restored back to the British. और इसका रिजल्ट क्या हुआ? इंडियन आर्मी बुरी तरह से हार गई थी अच्छी तरीके से जो फ्रेंच आर्मी थी उसके सामने 1748 में, लेकिन ब्रिटिशर्स आर्मी जो थी वो गई और फिर उसने चेन्नई को अपने हाथों में ले लिया। और फिर जो ब्रिटिश आर्मी गई, इसलिए जो चेन्नई था फिर ब्रिटिशर्स के हाथों में चल गए। अगर वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाता है तो आप बीच में वीडियो पॉज करके थोड़ा पानी और पी लेंगे, क्योंकि भाई हिस्ट्री है तो यार थोड़ा बहुत टाइम लगता है। द सेकेंड काइनेटिक वॉर्स के बारे में बात करेंगे तो 1748 से 1754 तक चला। तो देखिए, जैसे फर्स्ट काइनेटिक वॉर हुआ उसके बीच में गैप मिला, तो उसी तरह आप लोग भी वीडियो के बीच में चाय कॉफ़ी वगैरह मिले तो पी लिया कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। द वॉर वॉज अगेन फॉट बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच ओवर सक्सेशन ऑफ द थ्रोन इन हैदराबाद एंड कर्नाटका। तो जो सेकेंड वॉर हुआ क्यों हुआ ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में, कि जो हैदराबाद का सिंहासन था वो किसके अंडर में रहेगा, इसके लिए उन्होंने सेकेंड वॉर किया, कर्नाटका का सेकेंड वॉर। द फ्रेंच सपोर्टेड मुजफ्फर जंग एंड द ब्रिटिश सपोर्टेड टू नासिर जंग एट हैदराबाद। हैदराबाद के उत्तराधिकारी की बात की जाए तो जो फ्रेंच थे वो मुजफ्फर जंग को सपोर्ट करते थे क्योंकि वो उनके फेवर में था, और ब्रिटिशर्स किसको सपोर्ट करते थे? नासिर जंग को सपोर्ट करते थे हैदराबाद में, क्योंकि जो नासिर जंग था वो ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में था। और कर्नाटका के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाए तो जो फ्रेंच थे वो चंदा साहब को सपोर्ट करते थे, जबकि जो ब्रिटिशर्स थे वो मोहम्मद अली को सपोर्ट करते थे। सब कोई अपना फेवर ढूंढ रहा था। हाउएवर कुछ भी हो, द फ्रेंच वर डिफीटेड। अ ट्रीटी ऑफ त्रिचिपल्ली was signed according to which the French had to return all the territories annexed by them to British. Dupleix was called back to
फ्रांस। और लास्ट में यही रिजल्ट हुआ कि फ्रेंच कमज़ोर थे क्योंकि वो बाद में आए थे, और जब तक वो आए तब तक ब्रिटिशर्स भारत पे अच्छी तरीके से जम चुके थे, भारत की कंडीशन के साथ अच्छी तरीके से वो मिल चुके थे और इसका उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। फ्रेंच आर्मी हार गई, उनको एक संधि साइन करनी पड़ी जिसे हम ट्रीटी ऑफ त्रिचपल्ली कहते हैं, और जिसमें जो में से उनके ट्रीटी में क्या था, यही था कि जो भी एरिया फ्रेंच के द्वारा जीते गए हैं वो फिर ब्रिटिश को लौटा दिया जाएगा, और साथ में डुप्लेक्स को फ्रांस में दोबारा बुला लिया गया। डुप्लेक्स को बुला लिया गया, साथ में किसी और को फिर उसकी जगह पे भेजा गया। फिर थर्ड कर्नाटक वॉर हुआ, कब? 1756 से 1763। अब मत चले जाएगा चाय पीने। इन 1756 द फ्रेंच फोर्सेज लेड बाय काउंटिल डी लैली वर डिफीटेड। A peace treaty of Paris was signed in 1763। तो देख रहे हैं जो 1756 में फ्रेंच फोर्स थी वो काउंट डी लैली के द्वारा लीड की गई, जो हार गई थी। डुप्लेक्स को बुलाया गया और वहाँ पे काउंट डी लैली को फिर भेज दिया गया, और वहाँ पे क्या हुआ, एक शांति समझौता हुआ जिसे हम पेंस का समझौता भी बोलते हैं, उसको साइन किया गया 1763 में। द फ्रेंच फैक्ट्रीज वर रिटर्न्ड टू देम but under the condition that they will not fortify the same, and all factories were made to serve as trade centers only। तो 1763 में पेंस की जो ट्रीटी हुई उसमें ये समझौता किया गया कि जो फ्रेंच फैक्ट्रीज थी उनको लौटा दी गई, फ्रेंच को लौटा दी गई, लेकिन अब जो फैक्ट्रीज थी उनको ये बता दिया गया कि आप अपनी जो फैक्ट्री उसको मजबूत नहीं करोगे, एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में नहीं करोगे। हाँ, आप ट्रेड सेंटर के रूप में तो यूज कर सकते हो, लेकिन पावर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आपको नहीं रखना है, जैसा कि ब्रिटिशर्स कर चुके थे। द फ्रेंच लॉस्ट देयर स्ट्रेंथ विच गेव द ब्रिटिशर टू टेक द लीड पोजिशन ऑन द पॉलिटिकल सीन ऑफ इंडिया। और फ्रेंच ने देखा कि इस कंडीशन में वो अपनी पावर पूरी से जो शक्ति थी उसको वो खो चुके थे, और इसका फ़ायदा पूरी तरह से ब्रिटिशर्स ने उठाया। उन्होंने भारत में लीड पोजीशन ली और सारे पॉलिटिकल सीन जो थे इंडिया के उन्होंने अपने फेवर में कर लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एमडी क्लासेज। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, रिव्यू जरूर दें। नेक्स्ट क्लास में हम इसी के आगे पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि ब्रिटिश पावर इन इंडिया में क्या है। एक और क्वेश्चन आपको बताना होगा, डिफ्रेंशिएट फ्लैग होस्टिंग एंड फ्लैग अनफर्लिंग। अगर आपको मालूम है कि क्या डिफरेंस है फ्लैग होस्टिंग में और फ्लैग अनफर्लिंग में तो ज़रूर बताइए। थैंक यू।